जी जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जकी एकेडमी क्लासेस पर। आज हम आप लोग को क्लास 10th के विज्ञान के जैव प्रक्रम जिसे लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इस सब्जेक्ट को हम इस चैप्टर को मैं काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे कुछ पढ़े भी नहीं होगा या जो बच्चे का फर्स्ट डे क्लास होगा, जो पहली बार देख रहा होगा वीडियो, उनको भी पूरी आसानी से समझ में आएगा। ये मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का मैं लेके आया हूँ। एक ही वन शॉट, एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस पीडीएफ की क्वालिटी देख लें। मैं इस पीडीएफ को भी आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं कैसे करवाऊंगा वो आप लोगों से मैं लास्ट में डिस्कशन भी करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स दे रहेंगे, उसमें आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने का हमें मौका मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग काफी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। मैं क्विक रिवीजन करूंगा और काफी विस्तार रूप में समझेंगे रिवीजन को। मैंने एक एक पॉइंट मेंशन कर रखा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल मिलने वाला है, आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होने वाला है। अगर वीडियो आप नए आए हैं इस चैनल पे तो ज्वाइन हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अपने दोस्तों में भी एक बार जरूर ग्रुप में भी शेयर करके रखें। क्योंकि हो सकता है कि आपके एक सब्सक्राइब जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, बैच को परचेज करके उसको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो सकता है। तो आपकी एक सब्सक्राइब हो सकता है किसी गरीब का बच्चा पढ़ सके। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, आज हम लोग जैव प्रक्रम समझते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? पहला पॉइंट, हमारा जैव प्रक्रम क्या होता है। हम जैव प्रक्रम को जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता है क्या और ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए इतना क्यों उपयोगी है, हम इसको समझते हैं। जैव प्रक्रम कुछ होता नहीं है। जैव प्रक्रम हमारे बॉडी को एक मेंटेनेंस को रखने के लिए, हमारे बॉडी परमानेंट चले, परमानेंट हमारे बॉडी किसी प्रकार का काम करे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसीलिए हमारा जैव प्रक्रम होना बहुत जरूरी है। तो जैव प्रक्रम होता है क्या, हम उसको एक आसान सा लैंग्वेज में समझते हैं डिफिनेशन के साथ। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण, जो मेंटेनेंस करने के लिए, जो भी चीज हमारे बॉडी में चलता है, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया चलता है, वो हमारा जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। जैसे हमारे बॉडी के लिए 4 चीज का होना बहुत जरूरी है अगर हम जीवित रहते हैं, अगर हम लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा पोषण, सेकंड हो गया हमारा श्वसन, सांस लेना, थर्ड हो गया वहन, फोर्थ हो गया उत्सर्जन। ये 4 चीज के बिना हमारा जीवन चलना इम्पॉसिबल है। तो हम एक एक चीज के जानेंगे कि पोषण के बिना हम कैसे जिंदा नहीं रह सकते, और पोषण के लिए हमारे बॉडी के लिए क्या उपयोगी, हम एक एक चीज को जानेंगे। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इसी 4 पॉइंट पे हमारा पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। हम इसको एक एक करके और आसान में समझेंगे। सबसे पहला मेंशन कर रखा है पोषण। तो देखिए, पोषण के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्वपोषी, सेकंड होता है हमारा विषमपोषी, जिसे हम हेटरोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं, और स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। स्वपोषी क्या होता है, एक इसको समझते हैं पहले। स्वपोषी स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो अपना भोजन खुद को बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाते हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसा हो कौन सा जीव है या कौन सा प्लांट है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। देखिए, जीव का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन प्लांट जो होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपके सामने आपके आसपास में पेड़ पौधे दिखते होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सभी किसके अंदर आते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्वपोषी के अंदर आते हैं। और तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका ऊर्जा का स्रोत होता है, वो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की मदद से बनाता है। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, वो अपना भोजन दिन के ही टाइम बनाते हैं, न कि रात में। रात के लिए वो अपना भोजन वो स्टोर रखता है ताकि उसको रात भर काम आए। तो रात के लिए वो अपना भोजन को स्टोर करके रखता है ताकि उसको रात के समय काम आ जाए। तो जितने भी स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको ये मालूम चल गया। अब हम जानते हैं सेकंड टाइप, जिसका नाम है विषमपोषी, मतलब हेटरोट्रॉपिक। ये इसका अपोजिट है, मतलब उल्टा है। मतलब अपोजिट कहूँ तो उल्टा है। अपोजिट कहूँ तो क्या होता है दोस्तों, ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर रहता है। मतलब जंतु, मानव, कवक, फंजाई, ये सभी क्या हमारे विषमपोषी के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम हो गए, हमारे जीव जंतु, हमारे एनिमल्स, कवक, फंजाई जिसे हम जानते हैं, वो सारे के सारे किसी और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन खुद ना बनाए, किसी दूसरे पे निर्भर हो, मतलब प्लांट पे ही निर्भर रहना पड़ता है पूरी तरह से, वो हमारा विषमपोषी के अंदर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जटिल पदार्थों को एंजाइम के द्वारा सरल पदार्थों को तोड़ता है। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, हार्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एंजाइम की मदद से छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर अपना भोजन के रूप में पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे
स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको समझते हैं। ये स्वपोषी के अंदर पाए जाने वाली प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण, न कि किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, न कि किसी आदमी में नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको हम जानते हैं स्वपोषी, जिससे स्वपोषी के अंदर में ही पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का क्या काम होता है उसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको अगर कोई कहे तो लिख सकते हैं पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। ये होता है कैसे हुए जानते हैं। देखिए, पेड़ पौधे के भोजन बनाने के लिए सबसे पहले 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 3-4 चीज क्या होते हैं पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए काफी नेसेसरी है। और ये प्राप्त कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O कहूँ तो जल, और सूर्य की प्रकाश मतलब सनलाइट, और क्लोरोफिल। ये कहाँ से लाते हैं वो हम एक एक करके जानेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वो पेड़ पौधे वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन के अंदर से पानी मतलब H2O ले लेता है। H2O किसका फॉर्मूला है? पानी का फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है। तो ये जमीन के अंदर से H2O प्राप्त कर लेता है। आप जानते हैं सूर्य की प्रकाश में रिएक्शन चलता है, रिएक्शन करने के बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है और O2 निकलता है, जिस O2 को हम लोग अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं ताकि जो बच्चे नहीं सुने होंगे एक बार दोबारा उसको रिकॉल हो जाए। देखिए, और CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? CO2 एटमॉस्फेयर से मतलब वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, और H2O जमीन के अंदर से प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और बन जाता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद O2 रिलीज होता है, जिस O2 को हम लोग अपने रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पीडीएफ काफी प्रीमियम लेवल का बनाया गया है, तो आप लोग जान सकते हैं कि पीडीएफ की क्वालिटी किस प्रकार का है। तो इसलिए जो बच्चे नए आए होंगे तो एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वन शॉट में पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर रखे हैं। कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम का नैया पार करवा देगा। फिर अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसके लिए अच्छे VVI ऑब्जेक्टिव MCQ भी करवाएंगे, PYQ भी लगवाएंगे। सिर्फ आप लोग इस चैनल में जुड़े रहें। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है अभी चैनल को। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश का ऊर्जा को सोखना होता है। मतलब सनलाइट किसके द्वारा सोखना होता है? क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या करता है? प्रकाश का ऊर्जा को सोखना होता है। प्रकाश की ऊर्जा एक रासायनिक ऊर्जा होता है, मतलब एक ऐसा ऊर्जा होता है, प्रकाश की ऊर्जा एक रासायनिक ऊर्जा होता है जो बदलता है किसमें? H2O का टूटना होता है ना, जहाँ पे H2 और O2 आपस में टूट जाता है। CO2 एक कार्बोहाइड्रेट में अपचयन का मतलब रिडक्शन का प्रक्रिया चलता है। देखिए, पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना सांस लेते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जो आपको दिखेगा नहीं, काफी छोटे होते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेड़ पौधे के जो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, जिसके हम नाम से जानते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर पेड़ पौधे के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह के अंदर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। रंध्र, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये समझा दिए हैं। इसे हम द्वार कोशिका के नाम से भी जानते हैं, मतलब गार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने से ही कार्य होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान यही से होता है। आपसे पूछ सकता है कि गैसों का आदान प्रदान आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मतलब आदान प्रदान कहाँ होता है जी? तो आप लोग गैसों का आदान प्रदान मतलब रंध्र मतलब स्टोमेटा के द्वारा होता है या द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। आप लोग को जहां मिले टिक लगा देना है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आता होगा और अच्छे से समझ में भी आता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे भी हम नोट करके लिख रखा है गैसों का आदान प्रदान मतलब O2 और CO2 का ही आदान प्रदान होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में, मतलब ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज अपने बॉडी के अंदर, अपने भोजन जब लेते हैं बॉडी के बाहर, तो हमारे बॉडी के किस भाग से, कहाँ से हमारा भोजन पचना स्टार्ट होता है, कहाँ से डाइजेस्ट होना चाहता है। आप लोग डेली प्लेटों का प्लेट खाना खाते होंगे, तो आपका भोजन कहाँ जाता है भाई? मान के चलिए 30 दिन में 40 केजी तो खा लेते होंगे। 40 केजी हमारी बॉडी हमारे पेट में क्यों नहीं रहता है? कहाँ निकलता है, कहाँ जाता है, आज वो जानेंगे। समझ में आ गया? तो मानव के पाचन तंत्र मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, है ना। तो देखिए, हम लोग कोई भी अपना भोजन जो खाते हैं, कोई भी अपना भोजन जब बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी भोजन लेते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ लेते हैं जी? मुंह के अंदर डालते हैं। मुंह के अंदर डालने के बाद क्या चलता है हमारा अगला प्रोसेस कि हम दांत से इसको चबाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चबाना स्टार्ट करते हैं तो एक एंजाइम आता है, एक लार आता है जिसका नाम है सलेवा। सलेवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमिलेज।
एमिलेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो भोजन को छोटे-छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना होता है, छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़ना होता है, जिसको हम शर्करा भी कहते हैं, ये शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। फिर से समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझा, देखो हमने कोई भी भोजन अपने मुंह के अंदर लिया, कोई भी बाहर से हमने अपना अन्न लिया या भोजन खाया, फूड लिया, दांत और लार मिलकर, मतलब दांत और लार हमारे मुंह के अंदर ही पाया जाता है। इन दोनों का काम क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े, कॉम्प्लेक्स भोजन को तोड़ना होता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमिलेज एंजाइम। ये एंजाइम का क्या काम होता है दोस्तों, ये स्टार्च कहूं तो भोजन को शर्करा में बदलता है, मतलब ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज जो हम पढ़े थे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो अब बहुत सारे बच्चों को कठिनाई होती है। जैसे देखो, केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहीं भी हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज का इस्तेमाल का मतलब ये हो गया कि भोजन होता है। कहीं भी हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं। तो कहीं भी ग्लूकोज की बात करें, हम कहीं भी ग्लूकोज की बात करें तो वो हमारा भोजन के अंदर आ जाते हैं, या शर्करा भी कहते हैं, उसी को हिंदी में हम बोलते हैं शर्करा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। एमिलेज एंजाइम का क्या काम होता है कि वो स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना, जो सेलेबा में पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे भोजन ग्रासिका में जाता है, जिसे ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, फिर अमाशय तक पहुंचाता है। इसका काम क्या होता है, ओसोफेगस का काम होता है कि भोजन अमाशय तक जाना है। अमाशय मतलब एस्टोमैक के अंदर जाना। चलिए, तो हमारा भोजन जैसे ही एस्टोमैक के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम ये होता है कि भोजन को पूरा गला देना, है ना। जैसे ही हम कोई भी चीज खाते हैं, कैसे पच जाता है वो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, वो हमारा भोजन पच जाता है। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना हो तो हमारा भोजन छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स टुकड़े में टूटेगा ही नहीं। अब नहीं टूटेगा, नहीं पचेगा तो हमारा पेट में ही रह जाएगा। इसलिए ज्यादा अम्ल होने के कारण क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग बेस देते हैं। वो बेस क्या करता है, दोनों को मेंटेन कर देता है, मतलब उदासीन कर देता है। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। चलिए, हमारा भोजन कहाँ चला गया जी, एस्टोमैक तक का पहुंच गया। एस्टोमैक जाने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे पूर्ण स्थल पे भोजन का पूरा पूर्ण पाचन होता है। समझ में आ गया। चलिए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। हमारे बॉडी के अंदर हमने जो भी भोजन किया भाई, उसमें जो भी जल होगा, जो भी लिक्विड टाइप होगा, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, लास्ट में हमारा भोजन अपशिष्ट बाहर निकल जाता है, गुदा द्वार के द्वारा, अनुज के द्वारा। समझ में आ गया। चलिए, हम लोगों ने जान गया कि भोजन किस प्रकार से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। हमने एक एक करके जाना। सबसे पहले हमारा बॉडी हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी भोजन लिया तो हमारा मुंह के अंदर जाता है। मुंह के अंदर जैसे ही कोई भोजन लेते हैं तो हमारा दांत और लार, मतलब दोनों मिला के क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है। और हमारे लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एमिलेज, इसकी मदद से क्या होता है, स्टार्च किसमें कन्वर्ट कर देता है, शर्करा में, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर ये भोजन ग्रासिका मतलब ओसोफेगस में जाता है, जहां भोजन ओसोफेगस के द्वारा भोजन एस्टोमैक में पहुंचता है। एस्टोमैक के बाद हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है, मतलब वाटर का एब्जॉर्ब होता है। फिर हमारा भोजन अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन। हमने पोषण के बारे में जान गए कि पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया। विषमपोषी या स्वपोषी, इन सभी के बारे में जान के जो न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, समझ में आ गया। ये भी हम समझ गए। फिर हम वुमेन के बारे में गए, फिर हम लोग मानव जाति के बारे में आए। फिर मानव जाति में भोजन का किस प्रकार से डाइजेशन होता है, इस प्रकार से इस सभी चीज को एक वीडियो में हम लोग। चलिए, नेक्स्ट हम लोग श्वसन पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब ग्लूकोज का विखंडन को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको पूरा करके जाएं। चलिए, जैसे ग्लूकोज कहूं तो ग्लूकोज का विखंडन, जैसे ही हमने बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए, ग्लूकोज का मतलब भोजन की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन के अणु होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कार्बन के अणु 6 होते हैं, H12O6, C6H12O6, है ना। मतलब कार्बन कहूं तो कार्बन यहाँ पे 6 अणु देखा, कार्बन के अणु कितने हैं, 6 है। और हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 12 है। और ऑक्सीजन के अणु 6 है। समझ में आ गया। तो चलिए, ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट में 3 कार्बन के अणु होते हैं जो एनर्जी निकालता है। चलिए, पायरुवेट के लिए हमारा 3 कंडीशन दे रखा है। एक तो हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होगा। सेकंड हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तीसरा ऑक्सीजन के अभाव के कारण, कमी के कारण हो सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का एग्जाम बोला तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है जी, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसे हम अवायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण क्या होता है, जब भी हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी प्रकार का शोषण लेते हैं वो हमारा अवायवीय शोषण होता है। इसमें क्या होगा, इथेनॉल अपवर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलता है दोस्तों। ऑक्सीजन के अभाव में इससे हमारी मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा या एंटोनिक कैंपस के कारण होता है।
इसके कारण क्या होता है, जैसे आपको मान के चलिए कोई भी रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं या प्ले करते हैं, तो आप क्या होता है, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया जितना बॉडी को चाहिए, तो आप अपने आप को थकान महसूस करते हैं। तो वो थकान महसूस कहाँ से करते हैं, हमारी हड्डी में दर्द, हमारी हड्डियों में जो दर्द होती है वो कैसे होता है, तो हमारा ऑक्सीजन के अभाव के कारण जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक पहुंचना चाहिए वो उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तीसरा होता है वायवीय शोषण होता है। वायवीय शोषण क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग शोषण लेते हैं, जैसे हम लोग मोस्टली हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही शोषण लेते हैं, तो हमारा किस में आ गया जी, वायवीय शोषण में हो गया। इसमें क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा निकलता है। एटीपी, एटीपी को हम लोग एनर्जी हॉर्स भी कहा जाता है, मतलब एनर्जी भी कहा जाता है, इससे शोषण से निकलती है, जो एटीपी स्टोर करने में, मतलब ऊर्जा को स्टोर करने के लिए मदद करता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग स्पीड में निकल रहे हैं। अगला हम पढ़ेंगे, इसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। मानव में किस प्रकार से श्वसन तंत्र होता है वो जानेंगे। चलिए, हम लोगों ने मानव किस प्रकार से रिस्पायरेटरी करता है, मानव में ऑक्सीजन कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, किस रास्ते से होकर जाता है, वो जानेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार जक्की एकेडमी को देख रहे होंगे तो जक्की एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए, मानव श्वसन तंत्र मतलब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहले हम कोई भी ऑक्सीजन जो लेते हैं हमारे नोस्ट्रिल से द्वारा जाता है, मतलब नाक द्वार में जाने के बाद हमारा कंठ में जाता है, थोड़ेट में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है, फिर श्वसनी ब्रोंकी में जाता है, फिर फुफ्फुस में जाता है, फिर हमारे कुपिका में जाते हैं। कुपिकाएं क्या होता है, ये हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुपिकाएं में, मतलब जिसे हम इंग्लिश में एल्वियोली के नाम से जानते हैं, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब गैस निकलता है और गैस जाता है इसको फूलने से। समझ में आ गया। इसमें गैसों का आदान प्रदान, कौन कौन गैसों का आदान प्रदान हो सकता है वो जान लीजिए। एक हमारा O2 हो सकता है, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हो सकता है। यही दोनों गैसों का एक दूसरे को आदान प्रदान मतलब निकलना आना जाना होता है। कहाँ से होता है, एल्वियोली मतलब कुपिकाएं के द्वारा। यहाँ पे हमने दे रखा है, मेंशन भी कर रखा है, गैसों का परिवहन होता है, जिससे हम लोग हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिका O2 पूरे शरीर में ले जाता है। कौन काम करता है जी, हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त हमारे ऑक्सीजन को पूरा शरीर में ले जाने का काम करता है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसका परिवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, प्लाज्मा जानेंगे। चलिए, श्वसन नली में उपस्थित वॉल्य बट कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो सिकुड़ने से रोकते हैं। कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो हमारे श्वसन नली को सिकुड़ने से रोकने में मदद करता है। कौन, कार्टिलेज रिंग्स। समझ में आगे होंगे यहाँ तक। आगे हम लोग सीखेंगे, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हमने दो चीज पढ़ लिया, पोषण श्वसन। अब बचा गया हमारा वहन, बच गया कि मानव में किस प्रकार से वहन होता है, मतलब मानव में किसी प्रकार का चीज अंदर में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने एक हार्ट का चैम्बर ले लिया, ये हमारा हार्ट है। समझ में आ गया, हार्ट इस प्रकार से होता नहीं, मैं समझाने के लिए आपको ये मैंने ऐसा किया है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और 4। समझ में आ गया। ऊपर वाला इधर राइट साइड को हम बोलते हैं दायां आलिन और दायां निलय। समझ में आ गया। ऊपर वाला हमारा क्या होगा, दायां आलिन, और नीचे वाला दायां निलय हो गया। इसी प्रकार से बायां वाला क्या होगा, बायां आलिन और बायां निलय हो गया। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे हमारे दायां आलिंद में क्या होता है, दायां आलिंद में हमारे O2 CO2 युक्त रक्त होता है और हमारे बायां आलिंद में O2 युक्त रक्त होता है। बस इतना ही जानेंगे, जब आगे जाइएगा तो आप लोग पढ़िएगा। बस आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन कर रखा है। हृदय का बंटवारा होता है, हृदय का यह बंटवारा O2 और CO2 वाले रक्त को मिलने से रोकता है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि भाई O2 और CO2 आपस में न मिले, इसलिए दोनों को रक्त में मिलने से रोकने में मदद करता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आप लोग को। आगे हम लोग जानते हैं कि धमनी, जिसे हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं और सीरा वेन के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो लिखने के लिए किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आर्टरी जिसे हम धमनी के नाम से जानते हैं, यह हृदय से तक रक्त को ले जाती है। आर्टरी का काम क्या होता है, मतलब ध्वनि का काम क्या होता है, हृदय से मतलब हमारे हार्ट, हमारे दिल से पूरे शरीर तक पूरे ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, ध्वनि करता है। यह दीवार की मोटी और लचीली लेयर होता है। समझ में आ गया। ये इसमें वॉल्व कोई नहीं होता, वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व मतलब एक हार्ट में इस प्रकार से वॉल्व होता है, यहाँ पे वॉल्व होता है, इधर वॉल्व होता है इस प्रकार से। क्योंकि जैसे ही कोई ब्लड इधर आया, फिर ये ब्लड इस चैम्बर में गया, फिर इस चैम्बर से इस चैम्बर में ब्लड नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है कि यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है, वॉल्व को गेट लगा रहता है, जो ब्लड को नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ना ऊपर से नीचे आने देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया। ऊपर से नीचे आने देता है, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जाने देता। ना इस चैम्बर का ब्लड इसमें आ सकता है, फिर ये चैम्बर का ब्लड इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर ऐसे बॉडी को पूरी सर्कुलेशन करता है। यहाँ तक आपको पूरी उम्मीद है कि क्लियर होता होगा। चलिए, तो ध्वनि का काम क्या होता है, हृदय से शरीर तक का पूरे ब्लड को ले जाने के काम होता है। ये दोहरी मोटी और अच्छी सतह होती है, इसमें कोई बल्ब या गेट नहीं होता है। वही सिरे की बात करें, सिरा शरीर की हृदय तक के ब्लड को ले जाने में काम करती है। दीवार पतली होती है लेकिन बल्ब होते हैं इसमें, इसे रक्त का उल्टी दिशा में रोकने के लिए मदद करता है। समझ में आ गया होगा।
चलिए, पादपों में परिवहन कैसे होता है? पादपों में ऐसे क्या चीज होता है जिसको किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है? पादपों के परिवहन के लिए एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम का क्या काम होता है? इसमें सिर्फ जल और खनिज लवण का ही परिवहन होता है पेड़ पौधे के अंदर। इसकी गति हमेशा ऊपर की ओर और जड़ से पत्ती तक का जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ गया? पत्तियों के बलों द्वारा वाष्प उत्सर्जन का खिंचाव ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है। कहाँ होता है? जाइलम में ही होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? जाइलम क्या होता है? जाइलम पेड़ पौधे में पाए जाने वाला एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे इसको ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड होते हैं। इसका काम क्या होता है कि पानी जमीन के अंदर से जो भी पानी का सोखना हुआ या खनिज लवण को पहुंचाना होता है, तो ये जाइलम के द्वारा ही क्या होता है कि पेड़ पौधे की पत्तियों के हरे पत्तियों तक पहुंचता है। समझ में आ गया? फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है वो जानते हैं। भोजन और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद का स्थानांतरण होता है, मतलब भोजन को एक जगह से पूरे पूरे प्लांट के एक एक पार्ट को पहुंचाना होता है। यह गति ऊपर की नीचे दोनों ओर होती है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ओर होती रहती है, तभी तो पेड़ पौधे सूखते नहीं है ना। इसमें एटीपी से ऊर्जा का उपयोग होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जानते हैं। इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इसका ऊर्जा का यूज इस्तेमाल होता है। चलिए, अगला हम जानते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जिसका नाम है वाष्प उत्सर्जन, जिसका ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पत्तियों को रंध्र और जल से वाष्प के रूप से उड़ाना और जड़ों के पानी से खींचने में मदद करता है और पौधों के ताप को नियंत्रित करता है। देखो, वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधे में चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर ये पेड़ पौधे में न चले तो पेड़ पौधे की पत्तियां सूख जाएंगे और जल जाएंगे, मतलब सूख के डेड हो जाएंगे। ये होता है क्या कि पेड़ पौधे अगर ज्यादा पानी ले लिया है, पेड़ पौधे के अंदर ज्यादा वाटर चला गया है, तो ये क्या करता है? वो वाष्प बनाकर पेड़ पौधे की पानियों को उड़ा देता है आसमान के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। फिर उसी एटमॉस्फेयर को फिर वो बारिश के रूप में होते हम लोग को देखते होंगे। और ये क्या करता है कि टेम्परेचर को नियंत्रित, मतलब टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कौन? पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, वाष्प उत्सर्जन। समझ में आगे होंगे? चलिए, आगे हम पढ़ते हैं मानव उत्सर्जन, जिसे हम लोग वोमेन एक्सक्रेशन के नाम से जानते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त मतलब पदार्थों को यूरिक अम्ल रक्तों से बाहर निकालने में मदद करता है। मानव में उत्सर्जन क्या हो सकता है? जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक चीज हो, जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यूरी मतलब पेशाब हो गया, यूरिया हम पेशाब को बोलते हैं। फिर हम लोग पैखाने के रास्ते से जो निकालते हैं उत्सर्जन कहलाता है। हमारा पसीना का निकलना, वो कैसे निकलता है? चलिए, कोई भी पानी जो हम पीते हैं वो हमारे किडनी के बाहर जाता है। किडनी के जाने के बाद हमारा मूत्रवाहिनी मतलब यूरेथर में जाता है। यूरेथर के जाने के बाद मूत्राशय में जाता है। फिर मूत्राशय में जाने का मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथर के द्वारा हमारा पेशाब क्या होता है? नीचे चला जाता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता है किसमें? हमारे किडनी के अंदर। समझ में आगे होंगे? अब हम जानते हैं किडनी का एक पार्ट होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? ब्रिक मतलब किडनी की सबसे आधारभूत इकाई, फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसी के द्वारा किसी पेशाब को छान के निकाला जाता है और जो हमारी चीज उपयोगी रहता है उसको रख लिया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए खराब होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। जो किसका भाग है? बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल्स, कोशिका नली द्वारा का भाग होता है। समझ में आगे? इन सभी के मिलने से बनता है हमारा नेफ्रॉन। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल का चयात्मक पुनर्शोषण करना, सिलेक्टिव रिजर्वेशन करना। जो भी उपयोगी होता है उसको हम रिजर्व करते हैं, जो नहीं होता है उसको हमको बॉडी से बाहर कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं कृत्रिम वृक्क या अपोहन डायलिसिस। ये क्या होता है? जो किडनी काम न करे तो एक मशीन होता है जो रक्त से यूरिया को अलग करने में मदद करता है, मतलब जो जैसे हम लोग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? जब किडनी काम ना करे, मान के चलो किसी पेशेंट का किडनी काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस लगाया जाता है। डायलिसिस का काम ये होता है, तो मशीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें रक्त और यूरिया को अलग करने की मदद करता है, जिसमें पुनर्शोषण नहीं होता है, मतलब सेलेक्टिव रिजर्वेशन नहीं होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पादप में उत्सर्जन की बात करें तो पादप में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है वो हम जानते हैं। प्लांट एक्सक्रेशन समरी है, पूरा बता रखा है इसमें। देखिए, O2 और H2O द्वारा बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया? अपशिष्ट पत्तियों द्वारा गिर जाती है। अगर अपशिष्ट पत्तियों गिर जाती है, जो पत्ते काम का नहीं होता, वो हमारा शेडिंग करने लगता है, नीचे गिरने लगता है। पुराने जालम रेजिन और गोंद के रूप में संचित होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में उत्सर्जित होते हैं। ये हमारा इस प्रकार से चलता रहता है। समझ में आगे होंगे? एक यहाँ पे चार्ट दे रखा है काफी बेहतरीन तरीका से, इसको हम एक बार क्लियर करके फिर ये वीडियो आपको समझिए। लास्ट तक का है, ये लास्ट पेज है। चलिए, इस प्रकार से पादपों में गैसों का उत्सर्जन जान गए। अब हम लोग जानते हैं, पूरी समरी की बात करते हैं कि पोषण। पहले हम एक कहानी के द्वारा जानते हैं। कोई भी हम भोजन लेते हैं, मतलब भोजन लेने की प्रक्रिया को पोषण लेते हैं। पोषण लेने के बाद हमारे भोजन में हो सकता है कि कोई भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है या कोई नहीं होता है, तो उसको हम नहीं जानते। फिर हम लोग शोषण लेते हैं। शोषण का काम क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और हमें एनर्जी देता है, तभी तो हम पढ़ा पाते, तभी तो तुम पढ़ पाते, तभी तो तुम किसी प्रकार के काम कर पाते हो। फिर हमारे अंदर एटीपी आ जाने के बाद फिर गैसों का आदान प्रदान पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है कौन? जिसका नाम है वहन। थर्ड हम पढ़े तो उत्सर्जन, फोर पढ़े तो उत्सर्जन। उत्सर्जन का काम क्या होता है? जो भी हमारे शरीर के अंदर कचरा होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है उत्सर्जन। ये हमारा जीवन का चक्र है, लाइफ साइकिल, ये हमारा चलता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहेगा।
चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप पूरे देखे होंगे, तो एक बार जाके अकादमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर कर दें। मैं उसी प्रकार के कंटेंट लाऊंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू और पीवाईक्यू अच्छे पीवाईक्यू करवाऊंगा और पूरे मैट्रिक तक के एग्जाम तक का साथ दूंगा, अगर आप लोग का साथ रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।